हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी नर्थ इक्वेशन। नर्थ इक्वेशन क्या करती है? नर्थ इक्वेशन रिलेट करती है ईएमएफ ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट एनी टाइम, एट एनी कंडीशन विद स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल एंड टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसी, या तो इलेक्ट्रोड की या इलेक्ट्रोलाइट की। तो यहां से आइडिया आता है कि किसी सेल की जो ईएमएफ है वो उसकी E नॉट और उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। यहां से एक चीज और निकल के आती है कि मान लिया किसी सेल के लिए E नॉट की वैल्यू 0 है, यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ 0 है, लेकिन कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो हो सकता है कुछ न कुछ सेल की ईएमएफ दे। यानी आपके पास सेम इलेक्ट्रोड, सेम इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन कंसंट्रेशन अलग अलग करके आप थोड़ी बहुत ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हो। इससे ये आइडिया निकल के आता है। तो इसी आइडिया के बेस पे हमें आज पढ़ना है कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल्स। कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिनके अंदर इलेक्ट्रोड भी सेम होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम होते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन का डिफरेंस होने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, ईएमएफ होती है। लाइक आपके पास कोई सेल है, सपोज हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड है, वो H पॉजिटिव आयन के सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, लाइक HCl हो, इलेक्ट्रोलाइट। दूसरी साइड भी HCl के अंदर हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब पीटी हमने क्यों लिखा है? क्योंकि ये गैस इलेक्ट्रोड को सपोर्ट देता है, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के लिए हमें इलेक्ट्रोड की जो जरूरत है वो पूरी करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता प्लेटों। तो जो ये वाली कंसंट्रेशन है और ये वाली कंसंट्रेशन है, या तो इसके अंदर डिफरेंस हो, ये कंसंट्रेशन C1 हो, ये कंसंट्रेशन C2 हो। अगर हम एक्टिविटीज की बात करें, क्योंकि हम कहते हैं ना एक्टिव कंसंट्रेशन ही पार्टिसिपेट करती है, तो हम बात कर सकते हैं किसी एक्टिविटी A1 हो, इसकी एक्टिविटी A2 हो। यहां पे हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो मान लिया 1 एटमॉस्फेयर, और यहां भी 1 एटमॉस्फेयर। या तो ऐसी कोई कंडीशन हो कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो और इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करे, ईएमएफ प्रोड्यूस हो। या फिर हो सकता है इसकी एक्टिविटी भी A1 या फिर A, इसकी एक्टिविटी भी A, लेकिन इसका प्रेशर P1 एटमॉस्फेयर और इसका प्रेशर P2 एटमॉस्फेयर। जब इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस ना हो। यानी यहां से दो टाइप के कंसंट्रेशन सेल निकल के आते हैं। एक ऐसे कंसंट्रेशन सेल जिनके इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, और दूसरे को जिनके इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। जो इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने वाले सेल हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, और जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस से ईएमएफ देते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। अब फर्दर कंसंट्रेशन सेल दो टाइप के होते हैं। पहला होता है विदाउट ट्रांसफेरेज, और दूसरा होता है विद ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेंस क्या होता है? ट्रांसफेरेंस मींस आयन की मूवमेंट। अगर आयन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसफेरेंस। अगर आपके सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की मूवमेंट ऑक्सीडेशन हाफ से रिडक्शन हाफ या रिडक्शन हाफ से ऑक्सीडेशन हाफ की तरफ हो रही है, तो हम बोलेंगे वो जो सेल है वो विद ट्रांसफेरेज वाला है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रोलाइट मूव नहीं कर रहे हैं, आयन मूव नहीं कर रहे हैं,
ऑक्सीडेशन हाफ से रिडक्शन की तरफ और रिडक्शन हाफ से ऑक्सीडेशन की तरफ, तो उनको बोलेंगे विदाउट ट्रांसफरेंस। तो सबसे पहले देखते हैं जो कंसंट्रेशन सेल है विदाउट ट्रांसफरेंस वाले, कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफरेंस। लेट अस सपोज हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है वो है HCl का सॉल्यूशन, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और उसके अंदर दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसके अंदर रखे हुए हैं, दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उनके अंदर रखे हुए हैं। इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर जो गैस का प्रेशर है वो है P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसके अंदर है P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सारा का सारा सेम है। इलेक्ट्रोलाइट सारा का सारा क्या है, सेम है। जब इलेक्ट्रोलाइट सारा का सारा सेम है और सिर्फ इलेक्ट्रोड पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, आपने यहाँ वोल्टमीटर लगाया तो कुछ न कुछ ईएमएफ आपको मिलेगी। ईएमएफ किस वजह से मिलेगी वो देखते हैं। देखो जो आपका एनोड होगा, एनोड को हम लेफ्ट में लिखते हैं और कैथोड को हम राइट में लिखते हैं। तो जो एनोड होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन चल रही होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होगा हाफ H2 गिव राइज टू H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन चल रही होगी, कैथोड पे रिएक्शन हो रही रिडक्शन, यानी H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 1/2 H2 गैसियस फॉर्म। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, लेकिन आप इन दोनों के लिए ई नोट निकालना चाहो, ई नोट निकालना चाहो, ई नोट ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू ई नोट ऑफ द कैथोड माइनस ई नोट ऑफ द एनोड। अब दोनों की दोनों जगह किसकी बात चल रही है, H पॉजिटिव से H2 में जो रिडक्शन होगा उसके लिए कैथोड के लिए भी वैल्यू 0 ही है, एनोड के लिए वैल्यू भी 0 ही है, तो उनकी 0 माइनस 0 यानी सेम चीज आएगी दोनों जगह, तो जो डिफरेंस होगा वह 0 होगा। ई नोट ऑफ सेल तो 0 होगा। अगर ई नोट ऑफ द सेल 0 है, ई नोट ऑफ द सेल 0 है, तो EMF of the cell at that condition will be equal to minus RT upon NF, log natural concentration terms। कैसे आएगी कंसंट्रेशन टर्म वो देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर अलग अलग क्या लगाएंगे, नर्व इक्वेशन लगाएंगे। नर्व इक्वेशन लगाते हैं किसके ऊपर, सबसे पहले कैथोड पे लगा लेते हैं, क्योंकि अगर कैथोड पे हम नर्व इक्वेशन लगाते हैं तो कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, तो E ऑफ कैथोड यानी EM ऑफ कैथोड इसी की होगी E नोट ऑफ द कैथोड माइनस RT अपॉन N कितना है, 1 है, N की वैल्यू क्या है 1 है, एक इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, लोग नेचुरल। अब लोग नेचुरल लगा के हम ये देखते हैं कि कैथोड पे क्या होगा। देखो जो हमने अभी इलेक्ट्रोड लिया है उनमें इलेक्ट्रोड के ऊपर तो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन का कोई डिफरेंस नहीं है। यानी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन या फिर एक्टिविटी यहाँ पे अगर A1 है तो यहाँ भी A1 है, लेकिन कैथोड के ऊपर प्रेशर कितना है P2 है, तो कैथोड वाली रिएक्शन के लिए यहाँ पे क्या आएगा, प्रेशर P2 प्रेशर आएगा। यहाँ प्रेशर कितना आ गया P2, और एनोड वाले में कितना प्रेशर है P1 प्रेशर। तो अगर मैं कैथोड के लिए नर्व इक्वेशन लगा रहा हूं, कैथोड के लिए लगा रहा हूं, तो क्या होगा, लोग नेचुरल यहाँ पे रिडक्शन होने के बाद कौन सी टर्म है, गैसेस वाली टर्म है, तो ऊपर कंसंट्रेशन किसकी आएगी, प्रेशर वाली टर्म आएगी यानी P2, और इसके रिएक्टेंट के लिए यानी ऑक्सीडाइज जो स्टेट है उसके अंदर क्या होगा, रिड्यूस स्टेट डिवाइड बाय ऑक्सीडाइज स्टेट आता है, तो रिड्यूस के अंदर तो P2 और ऑक्सीडाइज के अंदर क्या है कंसंट्रेशन A1, ठीक है। E नोट क्या है
0 ही है। अगर मैं एनोड के ऊपर नॉन इक्वेशन लगाता हूं तो E फॉर एनोड, ये तो E फॉर कैथोड था, ये E फॉर एनोड आएगा, किसी को आएगा E नोड माइनस RT अपॉन NF, N की वैल्यू 1 लॉग नेचुरल। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर एनोड को रिएक्शन कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन अगर मुझे नॉन इक्वेशन लगाने तो क्या होता है, RT अपॉन NF रिड्यूस स्टेट डिवाइड बाय ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, ऐसे लिखते हैं रिड्यूस स्टेट डिवाइड बाय ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। इसके अंदर से रिड्यूस स्टेट कौन सी है, लेफ्ट साइड वाली, ये वाली। तो यहाँ पे रिड्यूस स्टेट कौन सी आ गई, प्रेशर P1 है कोरस्पॉन्डिंग, और ऑक्सीडाइज्ड स्टेट कितनी है, एक्टिविटी A1 के कोरस्पॉन्डिंग, तो P1 डिवाइड बाय A1। अब E नोट यहां भी क्या है, 0 है, क्योंकि H पॉजिटिव के रिडक्शन की बात चल रही है। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है सेल का ईएमएफ। सेल का ईएमएफ द सेल इज ऑलवेज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ द एनोड इन दैट कंडीशन। उस कंडीशन में E नोट तो 0 था, कोई बात नहीं, लेकिन ईएमएफ किसके बराबर होगा, उस टाइम पे, उस कंडीशन पे कैथोड पे क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, एनोड पे क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड की बात नहीं चल रही। तो E ऑफ सेल इक्वल है E ऑफ कैथोड यहां पे क्या है, माइनस RT अपॉन F लॉग नेचुरल P2 डिवाइड बाई A1। और E ऑफ एनोड क्या है, घटा दो क्या, ये वाली टर्म माइनस RT अपॉन F लॉग नेचुरल P1 डिवाइड बाई A1। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यहां प्लस RT अपॉन F एक कॉमन टर्म है, यहां पे RT अपॉन F तो कॉमन है, इसके अंदर क्या बचा, पहले प्लस वाली टर्म लिख देते हैं, ln P1 डिवाइड बाई A1 माइनस ln P2 डिवाइड बाई A1। दोनों टर्म लॉगरिथम की है और एक दूसरे से माइनस हो रही है, इसका मतलब जो एक टर्म है उसके डिवाइड में ये वाली टर्म आएगी, ठीक है। तो ये किसकी बनाएगा, RT अपॉन F लॉग नेचुरल P1 डिवाइड बाई A1 डिवाइड में P2 डिवाइड बाई A1, ठीक है। पहले वाले के डिवाइड में भी A1, दूसरे वाले के डिवाइड में दोनों के A1 से A1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहां से ईएमएफ ऑफ द सेल किसके को आएगी, RT अपॉन F लॉग नेचुरल P1 डिवाइड बाई P2 के इक्वल आएगी, ठीक है। और ये P1 और P2 क्या है, P1 है प्रेशर एट एनोड, P2 है प्रेशर ऑफ गैस एट कैथोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से ही आया है। अब इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन किस किस टाइप के सेल के अंदर डिफरेंट हो सकती है, देखो अगर हमारे पास कोई मेटालिक इलेक्ट्रोड है, मेटल की एक्टिविटी 1 मानी जाती है, तो वो सॉलिड स्टेट में है, तो उस केस में आप कंसंट्रेशन एक्टिविटी की बात नहीं करोगे, यूनिटी मानोगे, वो यूनिटी मानोगे। तो इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन किस किस केस में डिफर कर सकती है, या तो आपका जो इलेक्ट्रोड है वो क्या हो, गैसियस इलेक्ट्रोड हो जिसके अंदर प्रेशर डिफरेंस किया जा सके, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ईएमएफ जनरेट की जा सके, या फिर हमारे पास एमलगम हो, एमलगम के अंदर हमारा जो एक्टिविटी है मेटल की वो कम या ज्यादा हो सकती है, तो या तो अमलगम इलेक्ट्रोड होगा या गैसियस इलेक्ट्रोड होगा। जब हम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की बात करेंगे, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की बात करेंगे, उसके अलावा तो इसका कोई इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल तो नहीं बनता। अगर हम ऐसा ही केस किसी केस में देखें, अमलगम वाले केस में देखें, तो अमलगम जैसे कि जिंक मरकरी अमलगम है, तो उसके अंदर जिंक की कंसंट्रेशन जो है वो कम ज्यादा हो सकती है, और आप इलेक्ट्रोलाइट सेम ले लो जिसकी सारे की एक्टिविटी या कंसंट्रेशन सेम हो, जैसे यहाँ पे हमने लिया था सेम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। पहले इलेक्ट्रोड के ऊपर जो अमलगम है उसकी एक्टिविटी अलग ले लो, दूसरे जो इलेक्ट्रोड के ऊपर एक्टिविटी अलग ले लो अमलगम की, तो उस केस में भी आप इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल बना सकते हैं।
बात रहेगी इसकी इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, यानी ऐसे कंसंट्रेशन सेल जिनके अंदर इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन पे डिफरेंस ना होके इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल जो है उनके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन या फिर एक्टिविटी है वो डिफर करेगी और इलेक्ट्रोड्स की एक्टिविटी सेम रहेगी। मैं सेम वही एग्जांपल ले लेता हूं जो हमने अभी लिया है। आपके पास दो अलग अलग बीकर हैं जिनके अंदर पहले के अंदर भी क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दूसरे के अंदर भी क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ये प्लेटिनम वायर, ठीक है, और इसके ऊपर भी जो प्रेशर है वो P1 है, इसके ऊपर भी जो प्रेशर है वो गैस का P1 है। ठीक है, इन दोनों को हमने कनेक्ट किया वोल्टमीटर से ताकि ये देखा जा सके कि ईएमएफ कितनी है। जो यहां पे इलेक्ट्रोलाइट है या HCl है उसकी एक्टिविटी A1 और यहां वाले इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी A2। ठीक है, अब जो इसके लिए यानी मैं कहूं ये आपका एनोड है, लेफ्ट में हम एनोड लिखते हैं, राइट में कैथोड लिखते हैं। तो अगर मैं इनकी सेल रिएक्शन देखूं, कैथोड के लिए सेल रिएक्शन क्या होगी, कैथोड के लिए कैथोड पे रिडक्शन होना है H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 1/2 H2 और प्रेशर कितना, P1 प्रेशर। H पॉजिटिव की एक्टिविटी कैथोड के ऊपर कितनी, कैथोड की रिएक्शन देख रहे हैं A2 एक्टिविटी। ये कैथोड की रिएक्शन। एनोड के लिए रिएक्शन क्या होगी, एनोड के लिए रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका, हाइड्रोजन का 1/2 H2 कितने प्रेशर के ऊपर, P1 प्रेशर के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बनाएगा, H पॉजिटिव बनाएगा। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन या एक्टिविटी कितनी, A1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब इनके ऊपर हम अलग क्या लगाएंगे, नर्व्स इक्वेशन लगाएंगे। कैथोड के ऊपर जब हम नर्व्स इक्वेशन यहां पे लगाएंगे तो E ऑफ कैथोड इज इक्वल टू E नोट कैथोड, जो कि आपको पता है 0 ही आनी है, माइनस RT अपॉन M कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1F लोग नेचुरल। कैथोड की बात चल रही है तो कैथोड के लिए यहां पे रिड्यूस स्टेट डिवाइड बाई ऑक्सीडाइज स्टेट P1 डिवाइड बाई A2, P1 डिवाइड बाई A2। अगर मैं E ऑफ एनोड की बात करूं, EM ऑफ द एनोड इज इक्वल टू E नोट एनोड माइनस RT अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन की बात है, 1 इलेक्ट्रॉन की बात है तो 1F लोग नेचुरल। रिड्यूस स्टेट डिवाइड बाई ऑक्सीडाइज स्टेट, रिड्यूस स्टेट यानी प्रेशर P1, ऑक्सीडाइज स्टेट यानी एक्टिविटी A1, P1 डिवाइड बाई A1। अब आपको पता है E नोट ऑफ द एनोड इज 0, E नोट ऑफ द कैथोड इज 0, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए हम 0 मान के चलते हैं इंडक्शन पोटेंशियल। अब जो सेल की ईएमएफ है, EM ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू E of cathode minus E of anode in that particular condition। कैथोड के लिए माइनस RT अपॉन F log नेचुरल P1 डिवाइड बाई A2। और एनोड के लिए घटा के क्या लिखना है, माइनस RT अपॉन F log नेचुरल P1 बाई A1। माइनस माइनस प्लस हो गया, RT अपॉन F जो है वो पूरे के अंदर से कॉमन है तो RT अपॉन F लोग नेचुरल P1 बाई A1, इससे माइनस लोग नेचुरल
P1/A2 इसके अंदर से अब दोनों लोगों की टर्म है एक दूसरे में से घटाई जा रही है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि RT/F log नेचुरल प्लस वाली टर्म P1/A1 डिवाइड बाई माइनस वाली टर्म P1/A2। क्लियर? अब P1/A1 डिवाइड बाई P1/A2, पहले वाले के ऊपर वाला कटेगा P1, दूसरे नीचे वाले के ऊपर वाले से, तो क्या बनेगा यहाँ पे RT/F log नेचुरल 1/A1 डिवाइड में 1/A2। जब इसको उल्टा करोगे तो A2 ऊपर आ जाएगा, A1 नीचे ही रह जाएगा, A2/A1। तो यहां से क्या मिलेगी? EMF का सेल मिल गई जब इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं था, बट इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस था। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंसंट्रेशन सेल्स की जिसके अंदर मेटल आयन ट्रांसफर ना हो रहा हो उसकी EMF निकाल सकते हैं। हाँ, हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? साल्ट ब्रिज जरूर लगाना पड़ेगा। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे साल्ट ब्रिज तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? साल्ट ब्रिज सेल को थोड़ा लंबे टाइम तक वर्क करने में मदद करता है। साल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट उस सोलवेंट में डिसॉल्व नहीं होता जो सोलवेंट आपका यहाँ इन दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर होता है, बल्कि वो एक जेली के अंदर होता है जो कि विस्कस होती है। उस विस्कस जेली का जब इससे कांटेक्ट होता है यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन से, तो उसके अंदर आयन डिफ्यूज नहीं करते, इसके आयन निकल के इसके अंदर नहीं आते, इसके अंदर घुलती नहीं है ये जेली। तो ये सिर्फ कांटेक्ट के लिए और आयंस को बैलेंस करने के लिए। देखो, जो ऑक्सीडेशन हाफ है वहां ऑक्सीडेशन होता जा रहा है, तो कैटायन पे कैटायन बनते जा रहे हैं। बहुत सारे कैटायन जब बन जाएंगे तो इस चैम्बर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे कैटायन होंगे। जब कैटायन इस इलेक्ट्रोड के आसपास ज्यादा होंगे तो ये इलेक्ट्रोड बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होकर बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, क्योंकि सराउंडिंग कैटायन होंगे, सराउंडिंग पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वो आयंस की कैटायंस की कंसंट्रेशन यहाँ बहुत ज्यादा ना बढ़े, उसके लिए साल्ट ब्रिज लगाया जाता है। साल्ट ब्रिज के एनायन जेली में तो रहेंगे, लेकिन कुछ कैटायन में तो एक बार अपनी तरफ खींचेंगे, जब कुछ कैटायन इसकी तरफ जाएंगे तो उस केस में ये थोड़ा सा लंबे टाइम तक ऑक्सीडाइज होता रहेगा। वैसे ही जो रिडक्शन हाफ यानी कैथोड है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रहा है, बार बार नंबर ऑफ एनायंस बढ़ते जा रहे हैं। जितने भी कैटायन है उसको तो क्या कर देगा? रिड्यूस करके एलिमेंटल स्टेट में ले आएगा। सॉल्यूशन में तो सिर्फ एनायन बचेंगे। जब सॉल्यूशन में बहुत सारे एनायन इसको सराउंड कर रहे हैं तो इसकी बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी वो थोड़ी कम हो जाएगी। वो टेंडेंसी कम ना हो, थोड़ा लंबे टाइम तक सेल काम करे, तो उसके लिए क्या किया जाता है? ये जो साल्ट ब्रिज है इसके कैटायन इस जेली में यहाँ इस तरफ ज्यादा रहेंगे। जब वो कैटायन रहेंगे तो एनायन थोड़ा उसकी तरफ चले जाएंगे। जब एनायन उसकी तरफ चले जाएंगे तो इसके अराउंड जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, एनायनिक डेंसिटी, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से थोड़ा लंबे टाइम तक यहाँ पे रिडक्शन करवाता रहेगा इलेक्ट्रॉन लेके। तो साल्ट ब्रिज का काम क्या है? सेल थोड़ा लंबे टाइम तक काम करे और इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाता है, जैसे सर्किट कंप्लीट। ठीक है, तो ये थे इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेज। आज हमने ऐसा कोई भी सेल नहीं लिया जिसके अंदर एक के अंदर से दूसरे के अंदर आयन का ट्रांसफर हो। एक ऑक्सीडेशन हाफ से रिडक्शन हाफ की तरफ आयन चले जाएं, या रिडक्शन हाफ से ऑक्सीडेशन हाफ की तरफ आयन चले जाएं, ऐसा केस कोई हमने नहीं किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही।